बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। सर्दी आंख मचोली खेल रही है इस वक्त, और कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। पंखे चलाते तो सर्दी लगती है, पंखे बंद करते हैं तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। ये तो सूरत हाल है मौसम की, लेकिन इसके साथ साथ एक जगह आंख मचोली और जारी है, और वो है सियासी आंख मचोली। सियासी आंख मचोली। आप कल से जो मनाजिर देख रहे हैं इस्लामाबाद के, बहुत सी खबरें आ रही थी, कुछ अच्छी थी कुछ नाखुशगवार थी। तहरीके इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए डी चौक पहुंची, और उसका एक रिकैप आपको देते चले कि उन्होंने अपने जो मुतालबात थे हर सूरत उसकी मंजूरी तक एहतजाज का ऐलान किया था। मगर रात गए इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, और उनसे ब्लू एरिया और जुना एवेन्यू मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया, और इस दौरान गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। सिक्योरिटी जराए ये कहते हैं कि एहतजाज में शरीक 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार अफराद में जो हैं वो लोग भी शामिल हैं जो फोर्सेस पर हमले कर रहे थे। और कुछ इतलात ये भी हैं कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई हैं, और कुछ इतलात हैं कि बुशरा बीबी पेशावर नहीं गई। इस हवाले से बुशरा बीबी की बहन, उनका बयान सामने आया है। मरीम भट्टो कहती हैं कि क्रैकडाउन शुरू होते ही कारकुनान भाग निकले, लेकिन बुशरा बीबी अब भी इस्लामाबाद में है। हमारा बुशरा इमरान से रब्ता जो है वो मुनक़ता। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अरेस्ट हो गई हैं, अब्डक्ट हो गई हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीके में वो नहीं हो सकती, अगर वो खैरियत से होती और केपीके में होती तो वो ज़रूर फैमिली को किसी को मैसेज करती। हाँ, सब ने धरना को ख़त्म करने का हक़ किसी को भी नहीं दिया था। और उधर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहेअमल बताया जाएगा। पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी किया गया। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि एक दो नहीं कई हज़ार लोग भागे और कल तक स्कूल भी खुल जाएंगे। सड़कों पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक होगी। कल का सूरज नई सोच के साथ तुलू होगा। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अभी तक फरार हैं। पीटीआई ने संजानी बैठने पर इत्तेफाक कर लिया था, बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। पहले भी कहा था धौंस धमकी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मान साहब ने भी ओके कर दिया है कि हमें संजानी जाके करना है। उसके बाद उनकी जो आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती इमरान खान का फैसला और मैं डी चौक जाऊँ। धौंस धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उन्होंने वो धौंस धमकी करके देख भी ली। सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात है, कि कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात। वज़ीर इत्तलात की बात करें, अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि बेसर सामान की हालत में दौड़े लगी, लोग गाड़ियां, कपड़े, चप्पलें भी छोड़कर भाग गए हैं, और उन्होंने अपना कंटेनर इसलिए जला दिया कि उसमें हुकूमती इमारत और शख्सियात को निशाना बनाने का मंसूबा था। अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। डील है ना ढील, ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। ये कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। इसका नाम अली अमीन खान भगोड़ा होना चाहिए था। गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि कंटेनर में इन्होंने तमाम प्लानिंग की थी और तमाम वो दस्तावेजात मौजूद थे कि कौन कहां से आएगा, कौन कहां से एंटर होगा, किसके जिम्मे कौन से वेपन है, किसको कौन सी गन दी गई है, किसको कौन सा ग्रेनेड दिया गया है, कितने शेल हैं वो किसके हवाले किए गए हैं। रिहा लीडर को करवाने आए थे और गिरफ्तार खुद होके बहुत सारे कारकुन यहाँ से गए हैं, और ये इतनी बड़ी सियासी नाकामी इनका मुकद्दर बनी है क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं थी। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मामूलाती ज़िंदगी बहाल होने लगे हैं, और पीटीआई के जो शरपसंदों के खिलाफ इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन के बाद शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से कंटेनर्स हटाने और सफाई का काम भी अब शुरू कर दिया गया है। डीसी इस्लामाबाद का ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद का शाहराहों से रुकावटें हटाने का फैसला किया गया, और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को इलाके में जो कंटेनर्स मौजूद हैं उनको हटाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए रास्ते फिलफौर खोले जा रहे हैं। ताज़ा
तरीन मनाजिर हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। विजुअल्स आप देख सकते हैं, कंटेनर्स को आग भी लगाई गई और जिस तरह से अभी अताउल्लाह तारड़ बात कर रहे थे उनके मुताबिक इन कंटेनर्स में कुछ सबूत थे, अहम शवाहिद थे, उनको ज़ाया करने के लिए कंटेनर्स को आग लगाई गई। बहुत सारे गाड़ियों को, बाइक्स को भी आग लगाई गई और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो ये है कि जो कंटेनर्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है, रास्ते खोले जा रहे हैं। और कल रेंजर्स के शहीद जवानों की उनके आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई, नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शिरकत की। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने शहीदों के जो जनाजा है उसे कंधा भी दिया और इस मौके पर गुफ्तगू भी की गई उनकी जानिब से। शहीदों के अहले खाना के लिए जी सब्र की दुआ है और उनके दर्जात की बुलंदी की हमारी दुआ है। जो सिचुएशन ज़रा उसका जायज़ा ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नईम अस्कर इस्लामाबाद से, एहतशाम बशीर हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर से और डिटेल में इस पर हम डिस्कशन करेंगे। माजिद निज़ामी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। अभी फ़िलहाल ज़रा इस्लामाबाद का रुख करते हैं। नईम अस्कर, अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं? कहा तो यही जा रहा था कि कंटेनर्स हटाकर रास्ते खोले जा रहे हैं और ज़्यादातर जो रूट्स हैं उन्हें क्लियर कर दिया गया है। क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के शहरियों ने सुख का सांस लिया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी गुज़श्ता कुछ दिनों से महबूस बने हुए थे। उसकी वजह यह थी कि पीटीआई का एहतजाज आ रहा था और पीटीआई के मुजाहिरीन की वजह से इस्लामाबाद के बहुत सारे रास्ते जो हैं वो बंद किए गए थे और इस रस्तों की बंदिश की वजह से शहर बंद था। स्कूल बच्चे नहीं जा सकते थे, लोग अपने कामों पर नहीं जा सकते थे। तो गुज़श्ता रात जो ऑपरेशन किया गया उसके बाद इस्लामाबाद में अब एक पुरअमन फिजा नज़र आ रही है। गो के अभी रास्ते पूरे उस तरह से नहीं खुले, रास्ते बंद हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के लोग ये खोल रहे हैं, अभी तक वो रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के शहरियों में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए। इसके अलावा ये जो ब्लू एरिया है जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा जो था सिक्योरिटी इंतजाम सबसे ज़्यादा यहाँ थे। पीटीआई का कहना था कि हम यहाँ पर पहुँचे थे और वो यहाँ पर पहुँचे भी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेलिंग भी हुई। अगर आप मुझे आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इशू रिजॉल्व करते हैं, हम आपको क्लियरली सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात को कमल कीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा नफरी थी, रास्ते बंद थे, डी चौक को मुकम्मल सील किया गया था चारों तरफ से, कोई भी यहाँ पर नहीं आने पा रहा था। लेकिन अब जब पीटीआई के लोगों के जाने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक रवां दमा है। कंटेनर जो खड़े हुए हैं उसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस के जो वो लोग हैं वो मंगवा ली गए हैं, मशीनरी मंगवा ली गई है ताकि यहाँ से कंटेनर्स को ख़त्म किया जाए और मामलात ज़िंदगी बहाल किए जाए। इस्लामाबाद में अभी तक मोबाइल सिग्नल्स के हवाले से जो चीज़ें, मोबाइल सिग्नल्स तो बंद नहीं हुए थे, मोबाइल पर इंटरनेट सर्विस नहीं आ रही थी, तो इंटरनेट सर्विस अभी तक बहाल नहीं हुई। गुज़श्ता रात वज़ीर दाखिला ने जब अपनी स्पीच की यहाँ पर और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि मोबाइल के सिग्नल्स भी बहाल हो जाएंगे। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे कल से बहाल होंगे। मोटरवेज बहाल कर दी गई हैं, पूरे मुल्क में जो मोटरवेज हैं वो बहाल कर दी गई हैं। और इस्लामाबाद के शहरी इस वक्त इस्लामाबाद के स्पेशली ताजर, ये जो इस इलाके के ताजर हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान थे। ये ब्लू एरिया जो है वो इस्लामाबाद की सबसे पॉश मार्केट समझी जाती है। और नहीं, हम आपने बताया फ़ोन सिग्नल्स की जो है वो कमी है, उसकी वजह से हम भी आपके और हमारे राब्ते में भी जो है कुछ मुश्किलात का सामना है। एहतशाम, आप बताइएगा, इस वक्त पीटीआई के कारकुनान बताया गया है कि वापस अपने घरों को लौट गए हैं और अली अमीन गंडापुर भी वापस पहुँच गए हैं, क्या उनके साथ बुशरा बीबी भी हैं? जी बिल्कुल, जो आज सुबह पीटीआई ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया था तो उसके बाद कारकुनों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस वक्त मानसेरा में मौजूद हैं और दिन 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ बताया जा रहा है कि उमरी हैं और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबा सलीम सौती भी उनके हमरा हैं। तो आज 12 बजे जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे वज़ीर आला साहब। तो सुबह जब ये बातें हो रही थी कि वज़ीर आला और बुशरा बीबी जो हैं वो वहाँ से चले गए हैं तो उनके बारे में नहीं बताया जा रहा था कि वो कहाँ पर हैं। तो सेक्रेटरी इत्तलात जो है शेख वकास ने ये ट्वीट की थी कि अभी वो जो है महफूज मकाम पर हैं
तो पीटीआई तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बताया गया है, अभी जारी किया गया है कि वज़ीर आला साहब जो है वो मनसेरा पहुँच गए हैं। जो जहाँ तक कारकुनों की बात है, तो यहाँ से जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ से कारकुनों को गाड़ियों में ले जाया गया था, जो अरकान असम्बली हैं, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, तो वो वर्कर्स को लेकर गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर अपना तफरीक का आलम था, जो वहाँ पर कारकुनों को मुंतशिर किया गया है, तो उस वक्त जो है कारकुन जो है तितर बितर हो गए थे। तो अभी उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ पर है, लेकिन जब हमारी बात हुई है यहाँ पर तहरीक इंसाफ की इदारत, तो उन्होंने कहा है कि कारकुन अभी इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में है और उनकी वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जो किराए पर गाड़ियाँ ली गई थी वो अभी भी वहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो इस हवाले से अभी बताया जा रहा है कि कारकुनों की वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सही है। अच्छा नईम, आप बताइएगा ज़रा, ये जो ऑपरेशन हुआ जिसमें यही बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया और सैकड़ों गिरफ्तार भी हैं अभी तक, तो इस हवाले से आइंदा हुकूमत का कोई पेशरफ्त का या कोई आगे का लाहे अमल तय हो सका है? इन कारकुनान के साथ क्या किया जाएगा और अभी तक क्या काउंट है, कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान जो है उन्हें अरेस्ट किया गया यहाँ से? देखिए माविश, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जो भी इस्लामाबाद आएगा उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और कल भी इसी तरह हुआ, जो एहतजाज करने के लिए आए उनके ऊपर ऑपरेशन किया गया, रेंजर्स ने ऑपरेशन किया और रेंजर्स के इस ऑपरेशन के बाद इस्लामाबाद पुलिस और दीगर जो नफरी यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन किया फॉर द सेक ऑफ अरेस्ट। बहुत से लोग अरेस्ट हुए। हमारी इतलात के मुताबिक 550 के करीब जो लोग हैं, 550 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनको मुख्तलिफ थानों में रखा गया है। और उनका मुस्तकबिल आपने पूछा, उनका मुस्तकबिल ये है, उनके हवाले से लाहा अमल ये है। वफाकी हुकूमत ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, इनको कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, कानून के खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। आपको माविश बताते चलें कि यहाँ पर नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हिना आदिल दिस साइड। अक्टूबर, सॉरी जी हिना, जो यहाँ पर लोग थे जो 4 अक्टूबर को आए थे गंडापुर साहब के साथ, वो लोग, उनमें से बहुत से लोग अभी भी गिरफ्तार हैं, जेलों में गए, मुकदमात भुगत रहे। इस एहतजाज के हवाले से भी वज़ीर दाखिला ने ये कहा था कि जो भी एहतजाज के लिए आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हिना, हमने कल भी वज़ीर दाखिला साहब से ये सवाल किया कि आपने गरीबों के बच्चों को तो पकड़ लिया, आम वर्कर को पकड़ लिया है, लेकिन आपने लीडरान को जाने दिया है। क्या ये किसी डील का नतीजा है कि अली अमीन गंडापुर पिछली दफ़ा भी आए थे और वो चले गए, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका, इस दफ़ा भी वो आए, वो चले गए, बुशरा बीबी भी चली गई, तो उनका ये कहना था कि ये किसी डील का नतीजा नहीं है, ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए, ये फरार हुए हैं। तो इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात की जाए तो इस्लामाबाद में अब हालात पुरसुकून है। जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। आज उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं और इस्लामाबाद में हालात पुरअमन हैं और मामूल पर आने लगे हैं। नईम, आपको बहुत शुक्रिया। एहतशाम, आपका भी बहुत शुक्रिया, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे थे, इतलात दे रहे थे। साथ माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे इस हवाले से ही बात कर लेते हैं। माजिद, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा माजिद, कैसे देखते हैं आप, क्या सूरत हाल है पीटीआई के लिए? ये क्या तरीका है कि अपने कारकुनान को लेकर जाएं इस्लामाबाद और फिर उनको वहीं पर छोड़कर वापस आ जाएं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर बिल्कुल बात की जानी चाहिए कि उसके अंदर जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो किस हद तक कामयाब रही है या वो नाकाम है। और इस हवाले से कई नकाइस भी देखने में आए हैं, क्योंकि जिस प्लानिंग के साथ एहतजाज के लिए वो लोग आए थे उसमें हमने इसी प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया था कि वहां तक पहुंच जाना तो कोई कमाल नहीं होगा, ठीक है, इसे एक कामयाबी शुमार किया जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो मामलात हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके अंदर से अपने लिए कैसे फायदा जो है वो हासिल किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात हो। मुझे अभी तक लगता है कि तहरीक इंसाफ उस हवाले से नाकाम रही है और उन्होंने मामलात के अंदर जिस तरह से उन्हें रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहिए था, कुछ
चीजों को वो हासिल वसूल के जरिए, हुकूमत से बातचीत के जरिए ले सकते थे। ऐसा नहीं हुआ। तो माजिद, क्यों आपको क्या लगता है क्यों इतनी मेस जो है क्रिएट हुआ और मिस कैलकुलेशन इसे हम कह लें कि की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अब आकर बहुत सारे रहनुमा ये कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी इस एहतजाज के हक में नहीं थे और ये जो हुआ उन्हें लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। तो क्यों इस तरह से पहले बिहेव ही क्यों किया गया और पहले ही बात जो है उसको माना क्यों नहीं गया, मुज़ाकरात की मेज़ पर आया क्यों नहीं गया? जी बिल्कुल, हम इस हवाले से पहले से बात कर रहे हैं कि चूंकि ये कॉल इमरान खान साहब ने पार्टी क़यादत के बजाय अलीमा खान साहिबा की जानिब से दी थी और उसे बाद में पार्टी ने ओन किया था। तो उस दिन से ये लग रहा था कि ये जो मामला है इसके अंदर इस हवाले से पार्टी के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन चूंकि हुक्म बानी चेयरमैन की जानिब से आया था तो पार्टी उसके साथ खड़ी हुई थी। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो कुछ किया गया या उसकी जो खामियां हिकमत अमली के सामने आई वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है और उसमें हमें ये देखना होगा कि उस जानिब से ऐसा क्या किया गया। मिसाल के तौर पे कंटेनर्स लगाए गए, एक पूरा का पूरा एहतजाज खत्म करने के लिए इक़दाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद मुज़ाकरात के जरिए उनको एक रास्ता भी दिया गया। तो इस हवाले से हुकूमत से भी ये सवाल होना चाहिए कि अगर आपने मोटरवेज बंद की हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी बंद है, बाकी पाबंदियां हैं, तो फिर उनको डी चौक तक पहुंचने का मौका कैसे मिला? तो इस हवाले से भी अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये चीजें सामने आएंगी। अच्छा, अभी तक तो ये भी कहा जा रहा है, शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और उनका ये कहना था कि डी चौक ना जाया जाए और बुशा बीबी के इसरार पर वहाँ पे हम गए हैं। इस हवाले से बिल्कुल लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आती है कि अगर प्लान बन गया था जाने का तो फिर उस पर स्टैंड लेते और अगर नहीं जाना था तो पहले मना कर देते। अब ऐसे बयान देने का क्या फ़ायदा है? जी बिल्कुल, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि फतह के बहुत से वारिस होते हैं और शिकस्त का कोई वारिस नहीं होता, तो यही सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। वही हुकूमत जो कल दोपहर तक बैकफुट पे चली गई थी और बिल्कुल खामोशी थी, अब चूंकि वो कामयाब हो गई है रात के ऑपरेशन के बाद, तो वो अपनी हिकमत अमली का सहरा बहुत से वुज़रा अपने सर पे ले रहे हैं। इसी तरह पीटीआई चूंकि एक शिकस्त की जानिब चली गई है और उन्हें रात के ऑपरेशन को सस्टेन नहीं कर पाए, तो इसलिए अब उनके अंदर इस तरह की आवाजें बुलंद हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें जब तज्जिया करते हुए तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों जानिब से जो चीजें ठीक नहीं हुई उन पर बात करनी चाहिए, ताकि अवाम का जो नुकसान हुआ है, इंसानी जानों का जो ज़िया है, जो कारोबारी मामलात में परेशानी हुई है, लोगों को सड़कें बंद रही हैं, तो ये सारी चीजों को जो है वो सामने रखते हुए मेरा ख्याल है हुकूमत को और अपोजिशन को सोचना चाहिए कि ये मामलात इस तरह से कब तक चलाए जाएंगे। एक तरफ तो हम ये दावा करते हैं कि जी अच्छा माजिद, जिस तरीके से ये सारा एहतजाज हुआ और जिस तरीके से बुशरा बीबी डटी रही कि वो जो धरने का मकाम है या एहतजाज का मकाम है वो तब्दील नहीं करेंगी, इसको बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री से जोड़ा जा रहा है, उनके सियासी करियर का आगाज़ इस इवेंट को जो है वो कहा जा रहा है। मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में बुशरा बीबी का क्या किरदार होगा? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो सामने आए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो भी यही चाह रहे थे कि जो मकाम है या तो उसे तब्दील कर लिया जाए और बातचीत के जरिए जो पुरअमन एहतजाज है वो किया जाए, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा था कि अगर वापस जाना है तो खान की कॉल पर ही जाएंगे। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उनका किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए कि जब से वो रिहा हुई है तो पीटीआई के अंदर जो फैसला साजी है उसका मरकज़ व महवर वो बन चुकी हैं। और इस हवाले से एक उनकी कामयाबी ये थी कि अब तक तहरीक इंसाफ के जितने एहतजाज हुए हैं उन सब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो जिस एहतजाज को बुशरा इमरान ने लीड किया है ये सबसे बड़ा था और इमरान मौजूद थे और ये डी चौक तक पहुंचे हैं। तो इस हवाले से तो फर्स्ट फेज में तो उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन जैसे ही सेकंड फेज शुरू हुआ जो कि मैं समझता हूं कि फर्स्ट फेज से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट इसलिए था कि उससे आपने अपनी स्ट्रेटेजी के जरिए कुछ नताइज हासिल करने थे, लेकिन उसके अंदर तहरीक इंसाफ और खुसूसन बुशरा इमरान साहिबा नाकाम नजर आती है कि वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं की जा सकी। ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ इस चीज को इस तरह से क्लैरिफाई या जस्टिफाई कर सकती है कि ये ऑपरेशन हुआ, मुजाहिरीन पे गोलियां चलाई गई, आंसू गैस थी,
डायरेक्ट फायरिंग के भी इल्जामात सामने आए। लेकिन इस सब के साथ साथ एक लीडर का ये काम होता है कि वो इन तमाम मुश्किल हालात में अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए एक रास्ता निकाले। तो मुझे लगता है कि बुशरा इमरान फर्स्ट फेज में तो कामयाब रही कि उन्होंने एक बहुत अच्छा क्राउड बनाया, वो तमाम रुकावटें पार करते हुए इस्लामाबाद टी चौक पहुंच गई। लेकिन उसके बाद उसकी बुनियाद पे जो उन्होंने फायदे हासिल करने थे वो उन्हें हासिल करने में नाकामी हुई और वहां पर उनकी स्ट्रेटेजी नाकाम। बिल्कुल। और ये बताइएगा कि अब एक फेल्ड वेंचर की क़यादत करते हुए बुशरा बीबी अगर वापस लौट जाएंगी तो फिर उस सूरत में तो मेरा ख्याल है कि सियासत में भी मार्जिन कम रह जाएगा, और जो मुज़ाकरात की बात बार बार चल रही थी पीटीआई की, वो भी कहीं जो है स्टैंड नहीं करेगी, क्योंकि अब उनकी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो गई मुज़ाकरात के लिए। पहले फिर शायद इस चीज़ का ख्याल रखा जाता कि अगर एहतजाज हो गया तो क्या होगा। अब तो लोगों ने देख लिया कि एहतजाज भी हो गया और कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल हमने इसी हवाले से इस प्रोग्राम में बात भी की थी कि जब आप मुजाहरे से पहले एहतजाज करते हैं, मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट और होता है। लेकिन जब आप एक जलसा लेके आ रहे होते हैं या आपके साथ लोग होते हैं, तो उस वक्त एक हाई टाइम होता है कि जहां पे आप मुज़ाकरात करें। और हमने देखा कि गुज़िश्ता 3 दिन में को मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत भी हुई, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका। तो ये बात कथा कलामी की माजरत, अभी हम बराह रास्त चलेंगे। शर्जील नाम है, मैंने इस वक्त गुफ्तगू कॉल देना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ कोई अच्छी रवायत नहीं शुरू की गई। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आपका जो सवाल था कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, उनके साथ इमरान खान साहब की बेगम साहिबा, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई, हमने वो फुटेजेस देखे जिस फुटेजेस पे पंजाब पुलिस को जिस तरीके से यरगमाल बनाया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मारा गया। फिर जिस तरीके से रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, पुलिस के जवानों को शहीद किया गया, एफसी के जवानों को शहीद किया गया। मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने बहुत ही सब्र का उन्होंने और तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कहते हुए आए थे कि पीटीआई चाहती ये है कि उनको लाशें मिलें। और ये मैं आपको बता दूं, जब पहला धरना था उस वक्त भी इमरान खान की ख्वाहिश यही थी, जब उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ यलगार की थी, जब उन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, जब उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था, उस वक्त भी उनकी ख्वाहिश यही थी कि किसी न किसी तरीके से उनको कुछ डेड बॉडीज मिले, जिस डेड बॉडीज के ऊपर वो पॉलिटिक्स करें। तो ये भी वफाकी हुकूमत ने, मैं खास तौर पर कहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर बहुत मुतरक नजर आए, और उन्होंने जिस स्ट्रेटजी के साथ जो पीटीआई की वो ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी, जो उनको डेड बॉडीज चाहिए थी, ये काबिल तहसीन उनकी स्ट्रेटजी थी। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद, जिसको इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम साहबा गैर सियासी हैं, वो नहायत ही सियासी निकली। वो मैं ख्याल समझता हूँ कि इमरान खान साहब से भी 2 हाथ आगे निकली। जिस तरीके से अवाम के ऊपर उन्होंने अवाम को मरवाने की पूरी कोशिश की, अवाम को मुसलसल उनके जज्बात को वो उभारती रही, हेट स्पीच करती रही। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। और फिर देखा क्या हुआ, आपने जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे, और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। तो ये अवाम के लिए आई ओपनर है कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि आप हमारे पीछे चलें, और जो लोग आपको फिर तशद्दुद की तरफ राग़िब करते हैं, जो लोग आपको इस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं कि आप तशद्दुद की सियासत करें, आप हाथ में पत्थर उठाएं, आप हाथ में लाठियां उठाएं, आप वेपन्स उठाएं, आप टीयर गैस के जो है गन्स अपने पास उठाएं, वो लोग खुद आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनकी अपनी औलादें जो हैं वो इस वक्त जो है मुल्क से बाहर सुकून की जिंदगी गुजार रही हैं। कौम की नौजवान नस्ल को उन्होंने जो है वो मुश्किल में डाला हुआ है, उनको वो दहशतगर्दी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2-3 दिन की कॉल 9 में से किसी भी सूरत में कम नहीं थी। इनकी कोशिश ये थी कि जिस तरह 9 मई को इन्होंने एक अंदोनाक वाकयात किए थे, उस तरीके की इनकी नीयत थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने उसमें रोल प्ले किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबके लिए आई ओपनर है, और ख़ास तौर पर ये बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह आई हैं,
वैसे तो हर खातून का हम एहतराम करते हैं, लेकिन उनका ये रोल बहुत नेगेटिव रहा है। उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स की है और वो इमरान खान साहब से भी मैं समझता हूँ कि 2 हाथ आगे निकली हैं इस पूरे एपिसोड में। अच्छा शबीर साहब ये बताइएगा, आप एक जमहूरी सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, जो इंटीरियर मिनिस्टर ने एक ऑर्डर किया था कि डी चौक पे पहुंचने वाले जितने भी यहाँ पर एहतजाज करने वाले हैं पूरे स्टेट फायर किया जाए, गोलियां मारी जाए, तो इस बयान को आप किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि अगर जमहूरी रिवायत को देखा जाए तो एहतजाज सबका ही हक है, तमाम ही जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, तो इस एहतजाज को मुख्तलिफ क्यों देखा जा रहा है? देखिए जी, आपकी बात है कि एहतजाज सबका हक है, बिल्कुल एहतजाज सबका हक है, कोई मना नहीं करता, लेकिन आपने किस एहतजाज में देखे हैं कि लोग जो हैं वो मुंह पे ये मास्क पहन के आ रहे होते हैं, अपने मुजाहिरीन के हाथ में जो है टीयर गैस होते हैं, मुजाहिरीन के हाथ में वेपन्स होते हैं, मुजाहिरीन पुलिस को मारते हुए आपने वीडियोस नहीं देखी हैं? कौन से एहतजाज में जो पुलिस का स्टेट है ना, स्टेट मशीनरी है, अगर आप कौन से दुनिया के मुल्क में आप पुलिस वालों पे हमला कर सकते हैं? कौन सा मुल्क आपको अलाउ करता है कि आप पुलिस वालों पे हमला करें, आप फोर्सेस पे हमला करें, आप अपने रेंजर्स पे हमला करें? लास्ट टाइम भी उन्होंने ये किया, आप इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, आप गाड़ियों को आग लगाएं, आप सरकारी इमलाक को आग लगाएं, ये कौन सा एहतजाज होता है? और जिन ममालिक में इस तरह का एहतजाज होता है तो फिर जो तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल दे रहे होते हैं, तो कैपिटल हिल में भी लोगों को 15-15 साल और 20-20 साल की सजाएं हुई। तो जिन जिन लोगों ने भी हाथ में वेपन उठाए हुए थे, जिन जिन लोगों ने भी हाथ में टीयर गैस की गन्स उठाई हुई थी, जिन जिन लोगों ने भी हाथ में डंडे पत्थर ये उठाए हुए, तो डेफिनेटली उनको कानून के हिसाब से उनको डील किया जाए। एहतजाज का मकसद ये नहीं है कि आप हुकूमत को यरगमाल बना लें, एहतजाज का मकसद ये नहीं कि आप गन पॉइंट पे स्टेट को यरगमाल बनाने की कोशिश करें। कल को इस तरीके से मुसल्ला जत्थे कहीं पर भी निकल सकते हैं, और इस तरीके के मुसल्ला जत्थे जब कहीं पे निकलेंगे तो खुदा न खास्ता तो क्या सरकार की रिट खत्म हो जाए? आपको जो आपके इश्यूज है, आपके लिए अदालतें मौजूद है, हम भी अदालतों को फेस कर रहे हैं ना, हम भी सालों साल अदालतों को फेस करें, आप भी अदालतों को फेस करें, आप अदालतों से रिलीफ लें। ये नहीं हो सकता कि आप अदालतों से रिलीफ लेने के बजाय आप हथियार हाथ में उठाएं, आप सरकार की रिट को चैलेंज करें और आप जो है वो हुकूमत पे यलगार करें। मैं समझता हूँ ये किसी मुआज़िब मुआशरे में नहीं होता, और यहाँ पे जिस तरीके की रिवायत नई शुरू हुई है और फिर वही भागे, वो कहाँ चले गए खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, और कहाँ ये हुआ है कि जी इस तरीके से किसी ने रिट गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया हो। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में डाला गया। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी ना, तो कितनी दफा आपने देखा कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर और यहाँ से जो है जत्थे भरकर जो है वो वहाँ पे लेके गए उनको छुड़वाने के लिए। लॉन्ग मार्च हमने भी की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में हमने लॉन्ग मार्च की, पूरे पाकिस्तान तक। मुझे बताएं कहीं एक जगह पे कोई एक गमला टूटा हो, कहीं एक पत्थर चला हो, हमारे रास्ते रोके गए, बहुत जगहों पे हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट की गई। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी, फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई की हुकूमत थी। पिंडी में जब हम थे आखिरी रात, और उस रात में हमें इस्लामाबाद जाना था, हमें वहाँ पे हमारे लोगों को रोका गया, हमारे वहाँ पे डंडे चलाए गए, वहाँ पे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ ताकि हम इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में ना पहुँच सके। उसके बावजूद भी जवाबी तौर पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से था कि स्टेट पे कोई हमला नहीं करना, किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी नहीं करनी, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना। ये होती है सियासी तहरीक चलाने का तरीका। और हमने कोई यहाँ से जत्थे लेके चीफ मिनिस्टर साहब या बाकी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे बाकी वर्कर इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे, सरकारी मशीनरी। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का जो रोल है, आप उनके एमएनएस के बयान देख लें। उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने पैसे दिए ट्रांसपोर्ट भरने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब उनके एमएनएस के बयान बता रहा हूँ। आप मोहतरमा शंताना गुलजार साहबा का स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने टीवी पे कहा है कि जी हमें पैसे दिए गए हैं कि जी आप लोगों को लेकर आए। तो वो पैसा कहाँ से? ये सरकारी पैसा था ना, सरकारी पैसा चीफ मिनिस्टर हर एमएनए एमपीए को दे रहा है कि आप गाड़ियां भरकर लेके आए, और फिर उसी तरीके से उनको जिस तरीके से स्पॉन्सर किया जा रहा था पूरी सरकारी मशीनरी। और वो तो धड़ल्ले के साथ कहते हैं जी हाँ मेरी मर्जी, मेरे सूबे की मशीनरी है, मैं पूरी मशीनरी लेके जाऊं, मैं सरकारी वेपन्स यूज हो रहे हैं, सरकारी पूरी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि ये निहायत ही अफसोसनाक वाक़या, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सारे रोल जो हैं वो आपको एक ब्लैक काली डिक्शनरी में लिखे जाएंगे, काले उर्फों में लिखे जाएंगे कि जिस तरीके के केपी के हुकूमत का रोल रहा है और उनकी जो है बुशरा बीबी का रोल रहा है। बताइएगा, इस वक्त आप बता रहे हैं वज़ीर आला केपी के हवाले से, तो गवर्नर राज लगाने की जो है वो एक सोचा जा रहा था, और उस हवाले से गवर्नर साहब ने जो है वो जवाब दे दिए पीएम और
तमाम लोगों को कि जनाब इस वक्त सूबे की ये सूरत हाल है, तो क्या गवर्नर राज इस सूरत हाल में लगना चाहिए? कहीं नहीं, मैं हमेशा एज अ पॉलिटिकल वर्कर आखिरी शख्स होता हूँगा अगर मैं किसी को भी गवर्नर राज की मशवरा दूँ या उसकी सपोर्ट करूँ। जो कल गंडापुर साहब ने किया है और 2-3 दिन में उनका जो रोल रहा है, जो केपीके की हुकूमत का पीटीआई की हुकूमत का रोल रहा है, मैं नहीं समझता कि ये लोग लायक हैं कि इनको हुकूमत करनी चाहिए। इनको कोई मॉरली लीगली राइट नहीं है कि आप सरकारी मशीनरी का, एक सूबे की मशीनरी वफाक पे हमला करने जाए तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि किसी भी कानूनी तौर पर, कानून की बात कर लूं पहले कि हम सब कानून के शागिर्द हैं, कानूनी तौर पर, मॉरली तौर पर पीटीआई अपना ये इख्तियार खो चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा में उसको हुकूमत जो है वो कंटिन्यू करे। शहीद साहब पीटीआई के वाइस चेयरमैन से लेकर तकरीबन तमाम ही बड़े जो लीडर हैं पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों से गए हैं, लेकिन अब वो उनकी सियासत का एक अजीब सा रुख आया कि जैसे ही एहतजाज सब करते हैं और झड़पें भी होती हैं, लेकिन कारकुन तो वहाँ मार खा रहे होते, लीडर भाग जाते हैं। तो क्या ये कोई पानी तब्दील हो गया, कोई क्यादत में तब्दीली है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पीटीआई बुरी जमात नहीं थी, उसका लीडर जो है ना बुरा था, जिसने पूरी पीटीआई को खराब कर दिया, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो लीडर उनका है इमरान खान साहब, जो कि इनकलाब की बातें भी करता है और ये फाइनल कॉल और सारी कॉलें हो गई, इस कॉल में चाहिए था कि उसकी बेगम साहिबा जो बाहर एक्स वाइफ वो भी आती, उनके बच्चे आते, उसके मामू आते, जो मामू आज उसके बच्चों के पूरी दुनिया में जो कैंपेन चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पीटीआई के हक में, जो इंटरनेशनल लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं जैक गोल्डस्मिथ ने, उसको आना चाहिए था। इमरान खान के बच्चों को आगे आना चाहिए था, उनके बेटे बेटियों सबको आगे आके इस तहरीक को लीड करना चाहिए था। ये होता है इनकलाब कि भाई अगर पत्थर चलेगा तो पहले मेरे बच्चे पत्थर खाएंगे, अगर आंसू गैस का शेल चलेगा तो पहले मेरे बच्चे आंसू गैस के शेल खाएंगे। ये होता है इनकलाब। ये इनकलाब कतन नहीं है कि अपने बच्चे आप ठंडे मुल्कों में लॉक करके बैठा दो और कौम के बच्चों को आप छोड़ दो कि जी तुम लोग आके लाठियों का भी फेस करो, तुम लोग टीयर गैस को भी फेस करो और उनको गलत तरीके से दहशतगर्दी की राह दिखाई जाए। तो मैं समझता हूँ ये इनकलाब की नाम पर पाकिस्तान के लोगों को जिस तरीके से गलत राह पे लगाने का सिलसिला बानी पीटीआई ने शुरू किया हुआ है, ये अब खत्म होना चाहिए। अब कौम को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इस तरह के लोगों को, खासतौर पर मैं तो कहता हूँ पहले सवाल लें, जो मैं भी रिपीट कर रहा हूँ बात, कि बुशरा बीबी साहिबा ने जो कंटेनर पे कहा कि जी मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने शौहर साहब को आज़ाद ना करा दूं, तो सबसे पहले वो क्यों भागी? उनको तो अपने जब तक आखिरी वर्कर उनके जो वहाँ पे जो बैठे थे तब तक उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए था। ये कौन से लीडर थे जिनको बाहर से पुलिस की फोर्स देखकर जो है सबसे पहले भागना शुरू किया? पहले ये जवाब दें अपनी पीटीआई के उन वर्करों को, उन मासूम लोगों को जिनको ये लेकर आए। और जिस तरीके से फिर ये भी रिपोर्टें आई कि अफगानी शहरी जो है वो वहाँ पे उस धरने में मौजूद थे, वो जुलूस में मौजूद थे। कौन से मुल्क में गैर मुल्की शहरी जो हैं वो आके उनको इस्तेमाल किया जाता है कि आप हमारे मुल्क में आके तोड़ फोड़ करें, आप हमारे मुल्क में आके जो है वो जुल्म की जो है वो इस तरह के सिलसिले शुरू करें। तो ये सारे जितने भी दहशतगर्दी के उनकी नीयतें थी वो सारी एक्सपोज हुई हैं। और मैं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने लास्ट नाइट बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि जिस तरीके से उस इलाके को क्लियर किया है, क्योंकि फॉरेन डिग्निटरीज वहाँ मौजूद हैं। ये हमारे मुल्क की इज्जत का मामला है, ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। जब भी यहाँ से कोई फॉरेन डिग्निटरी जाएगा तो मैसेज पाकिस्तान की लेके जाएगा। उसको वहाँ के वजीर आजम या सदर का नाम याद नहीं रहता है, उसको था जी मैं इस मुल्क में गया था, इस मुल्क ने मेरे साथ क्या किया। अब वो डी चौक पे वहाँ बैठकर वो शेलिंग कर रहे हैं पीटीआई के लोग और वहाँ पे फॉरेन डिग्निटरीज मौजूद हो। तो ये बहुत ही उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक गलत रिवायत जो कि हमेशा पीटीआई और इमरान खान कंटिन्यू करते हुए आए, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को ऐसा उठाने पर कौन लोग, मतलब इंटरनेशनली लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान में कोई ऐसी ताकत है जो उनको? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जजमेंट अब पढ़ ले मेरे भाई, उसमें लिखा हुआ है कि इसराइल और भारत इसको फॉरेन फंडिंग करते रहे हैं। तो जाहिर है ये किसके इंटरेस्ट में होता है और किसको चुभता है कि हमेशा अगर चाइना का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आना हो तो हालात ख़राब किए जाएं, अगर IMF के कुछ सिलसिले हो रहे हो तो हालात ख़राब किए जाएं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट पाकिस्तान में आ रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट आनी हो तो हालात ख़राब करें ताकि वो इन्वेस्ट ये सोचे यार इस मुल्क में हम क्यों जा रहे हैं। तो जाहिर है गैर मुल्की वो हाथ
जो पीटीआई को सपोर्ट करते रहे, इलेक्शन में लड़ने के लिए भारत और इसराइल ने उसको फंडिंग दी है, जो कि अकाउंट नंबर के साथ लोगों के नाम के साथ मौजूद है। और ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं शर्जील मेमन, मरहूम अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ आपके सहाफी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में नाम लिए कि जी इंदर दोसान और फलाना इन लोगों ने जो है इनको पैसे दिए। तो वो जो इंदर दोसान थे और जो जूइश कंपनी थी जिन्होंने आपको फंडिंग दी है, वो ही चाहते हैं कि हर उस मौके पे कॉल दी जाए जिस मौके पे पाकिस्तानियों को एक्टिविटी होनी हो। पर्सनल इंटरेस्ट को हमेशा आखिर में रखना चाहिए, सबसे पहले मुल्क के इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए। मुझे बताया 24 नवंबर को ऐसा क्या वाकया था कि 24 नवंबर दी गई, क्यों नहीं 30 तारीख दी गई या क्यों नहीं नेक्स्ट वीक दिया गया? क्योंकि आपको पता था कि इस मुल्क में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना है और आपने उस इवेंट को हाईजैक करने की कोशिश करनी है, आपने पाकिस्तान के लिए बुरा मैसेज बाहर छोड़ना है, इसलिए आप इस तरह की कार्रवाई करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन रहे थे, गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि ये रिवायत अच्छी नहीं है। जो वज़ीर आला KP हैं उन्होंने क़यादत की, अपने कारकुनान को वहाँ लेकर पहुँचे और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, जिसके बाद अब वो अपने कारकुनान को छोड़कर वापस चले गए हैं। उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी भी वो 2 हाथ आगे निकल गई हैं बानी PTI से, और जो कुछ उन्होंने किया वो एक अच्छी रिवायत नहीं है। इसी नोट पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत के पेश नज़र रस्ते ब्लॉक थे और रोड्स बंद होने की वजह से जहां लोगों को आमदोरफ्त के मसाइल थे वहीं अशाय खुरनोश की सप्लाई भी, उसमें भी कमी वाक़या हुई थी और सब्ज़ी मंडियां सुनसान हो गई थी, जिसकी वजह से मुल्क भर में सब्जियां और फलों की किल्लत होने की वजह से कीमतें भी आसमान को जा पहुँची थी। एक जगह कंटेनर्स को आग लगी थी, दूसरी जगह सब्जियों की कीमतों को आग लग गई। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी बंद होने की वजह से मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद हो गए थे। और इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अफजाल तालिब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अफजाल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप सब्जी मंडियों की, और पहले तो ये बताइएगा आमदोरफ्त को क्या खोल दिया गया है? आज ही बिल्कुल, चूँकि रात जो है इस्लामाबाद में PTI के एहतजाजी जलसे के पर जो है वफाकी हुकूमत की जानब से ऑपरेशन किया गया और रात देर तक जो है वो 500 से ज़्यादा जो है कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और रास्ते तकरीबन खुल गए। उसके बाद जो है लाहौर के में अभी इब्तदाई इतला के मुताबिक GT रोड और जो है मोटरवे के मुतअद्दिद रस्तों को खोल दिया गया। चूँकि ये सिलसिला जो है 3-4 रोज़ से इसकी बंदी चल रही थी, जिसकी वजह से जो है लाहौर में ख़ास तौर पर जो है तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे और शहर के अंदर भी 10 मकामात पर जो है लोगों को महदूद करने के लिए जो है वो कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए थे, जिसकी वजह से ना तो शहर से बाहर ट्रैफिक जा रही थी, ना ही गाड़ियाँ जो दूसरे शहरों से पाकिस्तान लाहौर में दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से खास तौर पर ज़रूरत ज़िंदगी शहर और ख़ास तौर पर जो है सब्जी और फलों में काफ़ी जो है किल्लत पैदा होनी शुरू हो गई। उसकी वजह से कीमतें भी आसमानों छूने लगी। चूँकि ज़्यादातर इस टाइम जो सब्जियाँ आज इनमें ख़ास तौर पर अगर हम आलू की बात करें तो आलू जो है वो कोयटा से आ रहा है और इसी तरीके से जो है प्याज वो सिंध से आ रहा है, इसी जो है टमाटर वो बैरून मुल्क से आ रहा है। इस तमाम सूरत के पेश नज़र चूँकि की बंदिश होने की वजह से मसाइल जो हैं वो देखने में आए। तो इस वक्त जो चूँकि अभी भी आज भी चूँकि रात रास्ते बंद थे, अभी तक जो सब्ज़ी मंडी में जो अशिया आ रही हैं उसकी में टमाटर जो सबसे ज़्यादा कीमत जो है उसकी कीमत 300 रुपये में फरोख्त कर, जबकि सरकारी तौर पर उसकी कीमत अभी ताहाल जो है वो 120 रुपये मुकर्रर की बताइएगा कि अब जो अशिया खुरनोश हैं वो मिलना शुरू हो गई हैं मामूल के मुताबिक, या फिर जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि टमाटर का रेट इस वक्त सब्जी मंडी में बहुत ज़्यादा है, तो कीमतों में किस हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है इस वक्त? लेकिन वो भी 200 रुपये से कम दुकानदार फरोख्त नहीं करें। इसी तरीके से दीगर सब्जियों की कीमतें भी खासी जो है वो आसमानों को छू रही हैं। लोग जो पहले ही महंगाई की वजह से खासे परेशान दिखाई देते थे, उनका ये कहना है कि चूँकि ये हुकूमती का काम है कि अगर एहतजाज का भी सिलसिला है तो उनसे मुज़ाकरा या जो भी उनकी हिकमत अमली हो उसके ज़रिए किए जाए, लेकिन इनकी बंदिश की वजह से जो है पहले ही जो लोग परेशान थे, अब सब्जियों की कीमतें बढ़ने की वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी ख़त्म होती जा रही है। तो इस हवाले से उनका मुतालबा तो यही था, लेकिन जिसके बाद जो है अब चूँकि हुकूमत की जानब से वो एहतजाजी का जो ऑपरेशन करने के बाद जो है तो ये की जाए कि अब गाड़ियाँ जो हैं रुकी हुई थी वो लाहौर में आना शुरू हो जाएंगी और जो है वो जिन चीज़ों की कमी थी, ज़रूरत है ज़िंदगी, अशिया, सब्ज़ी, फल और दीगर जो अशिया थी उनमें कमी आ गई थी। लगता है कि अब उसमें जो है वो बेहतरी पैदा हो जाएगी और कीमतें अपनी नार्मल पोजीशन पर आ जाएंगी। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का यही कहना था कि उन्होंने इस तमाम सूरत के पेश नज़र तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत जारी कर रखी हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है
मुकदमा फरोशी के करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखें और इस हवाले से रोजाना की बुनियाद पर भी रिपोर्ट पेश की जा रही है जो लोगों से ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। जी सही है। अफजल, ये तो थी सब्जी मंडियों की सूरत हाल और शेख और नोश के बारे में बात की। सुनने में यही आ रहा है कि पेट्रोल पंप्स पर भी जो पेट्रोल है उसकी सप्लाई ना होने की वजह से वो भी काफ़ी हद तक बंद है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नहीं, एक्चुअली बात है कि अभी कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो लाहौर में 2-3 दिन के लिए पेट्रोल की अभी जो है गुंजाइश बाकी थी, उसका एक मौजूद था। लिहाजा ये पेट्रोल पंप के बंदिश के हवाले से जो है अभी इसमें लाहौर में तो इस वक्त जो है बेशतर पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, बंदिश के हवाले से इतलात नहीं आ रही, क्योंकि अभी पेट्रोल की 2-3 दिन की उनके पास एक जो है मौजूद था कि इतना जो है अभी 2-3 दिन चल सकता है, जिसके बारे हुकूमत पंजाब को भी इस बारे में और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को भी इस बारे में आगाह किया जा चुका था पेट्रोल मालकान ने कि जी पेट्रोल के बंदा अगर मजीद ये जो है तूल पकड़ता है और ये एहतजाज मजीद तवील होता है, उसकी वजह से जो है 2 दिन बाद जो है वो पेट्रोल की किल्लतें पैदा हो जाएगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मामला रूटीन पर आ गए हैं, तो अब जो है गाड़ियाँ पेट्रोल की हों या दीगर अशिया की वो लाहौर में एंटर हो सकेंगी, जिससे ये जो कमी की गुंजाइश ये पूरी हो जाएगी और कीमतें जो हैं अपने नॉर्मल पोजीशन पर आने शुरू हो जाएगी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि बताया जा रहा था कि सिर्फ 2 दिन का पेट्रोल मजीद रह गया और बहुत सारे पेट्रोल पंप्स इस वक्त भी बंद हैं, तो पेट्रोल की सूरत हाल अभी जैसे कि हिना ने पूछा, आपने बताया इस वक्त तो कुछ पेट्रोल पंप्स पहले से बंद हो गए हैं, अब तरसील क्या जारी है उनको? नेचुरली बात है कि जो कल तक तो 3 था, तो जो आज का जो दो इसके बाद आज और कल के लिए पेट्रोल का सिलसिला जो है वो बाकी है। अब इस हवाले से चूँकि हमारी पेट्रोल जो है एसोसिएशन के सदर से बात, उनका कहना यह है चूँकि कल 3 रोज़ बाकी थे और आज का दिन अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो आज और कल का दिन बाकी है। उनका ये कहना था कि हमारे जो पेट्रोल जो टैंकर्स हैं वो शहर के मुख्तलिफ जो लाहौर में दाखिल नहीं हो सकते लेकिन शहर के बाहर खड़े हुए हैं, तो लिहाजा अगर इस पर पाबंदी उठा ली जाए तो हमारे जो कुछ कराची से आ रहे हैं, कुछ रास्ते में खड़े हुए थे, चूँकि एक सिस्टम को चलता रहता है, तो वो कहना है चूँकि अगर एहतजाज और हमें इजाज़त मिल जाएगा लाहौर में एंट्रेंस होने की, तो उसकी वजह से हमारी जो गाड़ियाँ वो लाहौर में दाखिल हो जाएंगी, तो पेट्रोल की किल्लत जो है वो ख़त्म होने से पहले हम अपना सप्लाई फराहम कर देंगे। तो इस वजह से जिन पेट्रोल पंप पर जो है उनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, वहाँ चंद एक जगह पे। अफजाल तालिब, आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा जो सूरत हाल है उसके बारे से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाएगा, वापस आएंगे क्रिकेट पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी जरा आप क्रिकेट की बात कर लेते हैं ब्रेक पर जाने से पहले, जिसका हमने आपसे वादा किया था। जिम्बाब्वे से अपनी पहली हार का पाकिस्तान ने बदला ले लिया है जनाब। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 10 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दिया। जिम्बाब्वे की जानिब से दिए गए 146 रन के हदफ को पाकिस्तान टीम के ओपनर्स ने ही 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की और टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। नौजवान ओपनर ने 62 गेंदों पर 113 रन की नाकाबिले शिकस्त धुआंधार इनिंग खेली। इसमें 3 छक्के और 17 चौके शामिल थे। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। अब्दुल्ला शफीक ने भी उनका भरपूर साथ दिया जनाब और एक एंड अच्छे से संभाले रखा। उन्होंने नॉट आउट 32 रन बनाए। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे 28 नवंबर को बुलावायो में ही खेला जाएगा। लेट्स सी कि क्या परफॉर्मेंस होती है। अगर दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, उसकी मेजबानी के मामले पर भारत एक मरतबा फिर से पाकिस्तान को पैसों का रोब दिखाने लगा है। जी आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग तलब की है। चैंपियंस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला जुम्मे को होने का अब इम्कान है। बिल्कुल, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो वोटिंग के जरिए मेजबानी छीनने की कोशिश की जाएगी और दूसरी जानिब पीसीबी जरा ये कहते हैं कि मेजबानी में किसी दूसरे मुल्क को शरीक करेंगे, ना ही इजाफी रकम लेने की पेशकश कबूल करेंगे। हम मुकम्मल इवेंट का इनेकाद अपने मुल्क में ही करना चाहते हैं। ख्याल रहे कि 1996 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद होने वाले इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिलती है या नहीं, इसका हतमी जवाब आना भी बाकी है। ताहम तवक्को की जा रही है कि मामला वोटिंग के जरिए हल होगा, जिसमें पाकिस्तान पीछे रह सकता है। अगर पाकिस्तान वोटिंग के मामले पर मेजबानी गंवा देता है तो बोर्ड की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हैं स्पोर्ट के सलीम खालिक साहब। उनसे उनका तज्जिया जान लेते हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। देखें, कल आप लोग मायूस हो रहे थे कि आप बार यही कहते हैं जीत जाएंगे। देखें, आप हो रही थी मायूस, देखें जीत गए और आपने जो कहा वो सही साबित हुआ। बिल्कुल। और क्या अब ये समझ सकते हैं कि डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जो वो पहला मैच जीते थे वो भी एक फेस सेविंग थी? अगर पूरा मैच हो जाता तो हम जीत सकते थे वो भी? नहीं,
तो वो पोजीशन पाकिस्तान इतना आगे ना जाएं। तो ये विशफुल थिंकिंग होगी। बहुत वीक होगी। बिल्कुल। सलीम साहब, आप बताइएगा कि अब 1-1 से बराबर हो गए हैं, जुमे को मैच होने वाला है और पाकिस्तानी बल्लेबाज अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। साइम अयूब भी हमने देखा कि वो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं और एक वनडे मैच जो है उसको T20 बना दिया गया, 19वें ओवर में ही खत्म कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात है कि जो डर गया वो घर गया। आपको खेलना पड़ता है छोटी टीमों के खिलाफ, बिल्कुल एक ऐसा डोमिनेट करना पड़ता है उनके ऊपर, आए और खूब एक एग्रेसिव क्रिकेट खेले, उनको बताएंगे बच्चे हम तुमसे बहुत आगे। लेकिन जब आप बच्चों से डरेंगे तो बच्चे आपकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और हरा देंगे आपको। तो यही चीज थी कल जो मैच हुआ, उसमें पाकिस्तान टीम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आई। बॉलिंग तो पिछले मैच में भी बेहतर रही थी, स्पिनर्स अच्छा खेले थे, दूसरे मैच में भी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज थी बैटिंग, और साइम अयूब की बैटिंग साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक दोनों ने मेरे ख्याल से सलीम खालिद साहब बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा किया है और हम देख के ही खुश हो रहे थे कि क्या परफॉर्मेंस है। आपको क्या लगता है ये जो तसलसल है ये कब तक अब कायम रहेगा? तीसरे मैच तक तो कायम रहना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा जीते हैं। हम देखते हैं एक आधा मैच हमारे बैटर्स हमें खुश कर देते हैं, फिर उसके बाद वही वापस ट्रैक पर आ जाते हैं अपने। नहीं, देखिए जो पहला मैच हारे थे उसकी बुनियादी वजह ये थी, आपने देखा होगा बहुत स्लो खेल रहे थे, चाहे वो शुरू के बैट्समैन हो चाहे वो कैप्टन रिजवान हो। लेकिन कल शायद सोच कर आए थे कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है और साइम की हिट्स लगना शुरू हुई। अब्दुल्ला ने अच्छा उनको सपोर्ट किया था, एक जबरदस्त पाकिस्तान ने 19वें ओवर में मैच जीत लिया 10 विकेट से। ऐसे ही होना चाहिए, इसी तरह जिम्बाब्वे को हराना चाहिए था। लेकिन अगर हम स्पिनर्स को देखें तो हमें उनको फरामोश नहीं करना चाहिए। अबरार डेब्यू पर 4 विकेट ले गए, वनडे उनका बड़ा मजाक उड़ रहा था जब वो टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और मिस्ट्री स्पिनर, ये कैसा है मिस्ट्री स्पिनर जो आउट ही नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। कंडीशंस भी आइडियल थी, सलमान ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो देखिए फर्क होता है कंडीशंस का, पिचेस का। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वही हारिस रऊफ यहाँ पे विकेट नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ की पिचेस साजगार थी, यहाँ की पिचेस स्पिनर्स के लिए थी। तो अगर आप राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को चूज करेंगे तो इसी तरह होगा। अभी अच्छी टीम सिलेक्शन हुई, स्पिनर्स के ऊपर हमने निसार किया, स्पिन पिचेस थी तो वो जीत गए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में फास्ट पिचेस थी, पेसर पे निसार किया तो जीत गए। यही करना पड़ेगा, जहां जैसी पिच है जैसी कंडीशन है वैसे प्लेयर खिलाएं, नामों पर ना जाए कि ये सुपरस्टार है इसको तो जरूर खिलाना है। आप देखें इधर जगह बनती है तो करें। और फिर जिम्बाब्वे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि चलो जी हम लोगों ने किया, अब एक और मैच भी हरा देंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि बड़ा भाई कहता हूँ मैं तो, चला इंडिया तो या होता तो कुछ और कहता कि बड़ा भाई होता है तो उसको ऐसे आसानी से नहीं हर बार वेर कर लेते। चलो एक दफा तो आपने कर लिया, लेकिन एक अच्छा कमबैक, एक अच्छी फतह पाकिस्तान की। होपफुली अगला मैच जीतकर कल सीरीज भी पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये बताइएगा सलीम साहब कि अब एक फैसला होने वाला है जुमे को, जहां पर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश की जाने वाली है। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है उसके ऊपर मीटिंग आईसीसी ने तलब कर ली है। उसके हवाले से जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि वोटिंग के जरिए भी जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान से ली जा सकती है। अब इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं और पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मीटिंग हो रही है बोर्ड डायरेक्टर्स की 17 है, उनकी जुम्मे को मीटिंग होनी है और उसमें यही बात ज़ाहिर हो आएगी। पाकिस्तान से पहले कहा जाएगा कि जी हाइब्रिड मॉडल आप मान लो, और अगर पाकिस्तान नहीं माना, वोटिंग तक बात गई तो फिर मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। और फिर वो हो सकता है कि मेजबानी भी वापस ले ली जाए। फिर जैसे कुछ लोग एक ट्वीट साबिक कप्तान राशिद लतीफ किया, उन्होंने नुमाइंदा के अंदाज में ये कहा कि जी हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि जो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में हुआ आपने देखा होगा, उसकी वजह से श्रीलंका की ये टीम थी तो अधूरा टूर छोड़कर वापस चली गई। ये चीज थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग है इस हवाले से कि वहां पर मीटिंग में ये बात उठाई जा सकती है कि जी ऐसा आप क्या हुआ था। लेकिन अब तो सूरत खैर कंट्रोल में आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इम्तिहान है और मोहसिन नकवी साहब कल भी फ्रंट फुट पे थे, अब मीटिंग में भी फ्रंट फुट पे उनको आकर इस चीज को बताना पड़ेगा सबको कि सब कुछ कंट्रोल में है। वो एक वन ऑफ चीज थी, 2 दिन में हम लोगों ने उसका काबू पा लिया। सारी क्रिकेट पहले भी यहाँ होती रही, आगे भी इंशाल्लाह होती रहेगी। तो अगर पाकिस्तान सलीम खान साहब कितने % चांसेस हैं कि ये जो इवेंट है इसकी मेज़बानी मिल जाएगी पाकिस्तान को? क्योंकि आपने वही बात की है कि वोटिंग पर अगर बात जाती है तो फिर मसला हो सकता है और उस सूरत हाल में फिर पाकिस्तान के अपने मौक़िफ़ पर उस वक्त तक डटा ही रहेगा। देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर
सच्चाई का हम लोग सामना करके बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन यूं वीक है कि अगर वोटिंग तक अगर हम गए तो इंडिया का तमाम क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आईसीसी पे भी होल्ड है। जय शाह 1 दिसंबर को सरबराह भी बनने वाला है आईसीसी के। तो क्योंकि सबको पैसा देता है, आईपीएल होती है तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ना सिर्फ प्लेयर्स को पैसे देता है बल्कि उनकी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसे देता है, और वैसे भी उससे थोड़ा ऐसे रहते हैं। आपको याद होगा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जब पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तानी सरजमीन पे उन्होंने कही थी कि इंडिया के बगैर नहीं हो सकती। इट्स मीन कि सबका झुकाव इंडिया की तरफ है। तो अगर वोटिंग तक बात गई तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आई थिंक कि तैयार है पीसीबी वाले इसके लिए। और पिछले दिनों लंदन में कुछ लॉयर से मुलाकात भी हुई थी, वकला से, और आगे का लाएमल भी पाकिस्तान ने सोचा हुआ है। फिर ये भी हो सकता है कि इनको कहा जाए कि ठीक है तुमने 13 अरब रुपए स्टेडियम्स के ऊपर लगाए तो इतने पैसे एक्स्ट्रा हमसे ले लो कि तुम्हें अगर गेट मनी का लॉस हो रहा है इंडियन टीम के ना आने से, या चलो तुम कह रहे हो कि इंडिया के ना आने से। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों जो तजावीज़ हैं उनमें से कौन सी बेहतर है, अगर सिर्फ यही दोनों तजावीज़ हैं कि एक जानिब मेज़बानी हमसे ले ली जाती है वोटिंग के जरिए और दूसरी जानिब हमें हाइब्रिड मॉडल पर मैच खेलने को मिलता है और मैच देखने को मिलता है पाकिस्तान और इंडिया का, तो दोनों ऑप्शंस में से सिर्फ यही 2 ऑप्शंस हैं, इसके अलावा अगर कोई तीसरी ऑप्शन हमारे पास ना हो तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है? देखिए कब तक ऐसा होगा कि पाकिस्तान इस तरह मानता रहेगा बातें, क्योंकि जब इंडिया में कोई क्रिकेट इवेंट होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां जाके खेलने को तैयार हो जाती है। हम कभी भी नहीं कहते कि हमारी गवर्नमेंट ने रोका है। इंडिया का जब नंबर आता है तो हमें कहा जाता है कि जी इंडियन टीम नहीं आएगी, उनकी गवर्नमेंट ने रोक लिया, आप हाइब्रिड मॉडल पे जाओ। एशिया कप में भी ऐसा हुआ, अब फिर ऐसा हो रहा है, आगे कोई बात हुई तो भी इस तरह की चीज हो सकती है। तो कब तक ऐसा होगा? कोई वन साइडेड ट्रैफिक थोड़ी चलती है क्या? इंडिया से अगर पैसा आ रहा है तो इंडिया अकेले थोड़ी खेल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया मैच खेलता है तो इंडिया पाकिस्तान मैच की आमदनी एक तरफ, पूरे टूर्नामेंट की आमदनी एक तरफ होती है, यानी पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन है। तो आप ऐसे पाकिस्तान को हटा नहीं सकते। तो वन फॉर ऑल इस चीज को खत्म होना चाहिए। एक ऐसा सोल्यूशन सामने आना चाहिए कि आइंदा कभी भी कोई क्रिकेट हो इन दोनों मुल्कों की तो एक पॉलिसी होगी जी ठीक है हाइब्रिड मॉडल अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है तो आगे इंडिया में भी अगर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होगा तो उसमें पाकिस्तान को भी हम मजबूर नहीं करेंगे। अगर उनकी गवर्नमेंट ने कहा, पाकिस्तान टीम भी फिर कहेगी कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। बराबरी की सतह पर अगर बात हो तो ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन अगर वही वन वे ट्रैफिक चलनी है कि इंडिया से पैसा आता है, इंडिया की बात मानेंगे, तो फिर पाकिस्तान को एक सख्त मौके पर अपना बरकरार रखना चाहिए। तो सलीम खालिद साहब 30 सेकंड्स है मेरे पास, मैं चाहूंगी जरा ये बताएं कि जिस पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान है, इस पोजीशन में रहते हुए वाइज डिसीजन आपके ख्याल में क्या होगा? क्या जिस तरह से अभी अली ने बात की कि हाइब्रिड मॉडल पर बात मान ली जाएगी या फिर इजाफी रकम जो है वो ले ली जाएगी, इस पर दोनों में से एक वाइज डिसीजन क्या होगा जिसको कर लेना चाहिए पीसीबी को अडॉप्ट? देखिए पीसीबी को अपना जो स्टांस है उसको बरकरार रहना चाहिए और इस मसले को हल करने की संजीदा कोई कोशिश करवानी चाहिए। खाली इस टूर्नामेंट तक इस चीज को महदूद ना रखें, वहां जाके बात करें। जैसे मैंने पहले कहा कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल अगर इंडिया के लिए है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल, और एक पॉलिसी बना दे कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्क में जाके नहीं खेलेंगे। जब कभी इधर कोई इवेंट होगा तो दूसरी टीम का मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इधर बराबरी की सतह पर बात। सलीम साहब बहुत शुक्रिया, हमें आपने आगाह किया आपने से। और ऑल और नथिंग की अगर बात हो और ऑड्स आपके अगेंस्ट हो तो ख्याल ये करना चाहिए कि मुज़ाकरात की टेबल पर बात मनवा ली जाए और क्रिकेट के शायकीन बैठे हैं पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा देखने के लिए, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं, और अगर वो देखने को कहीं पर भी मिल जाए तो ये शायद मुनासिब होगा। अगर ना मिला तो फिर दोनों सूरतों में एक सूरत ये ज़्यादा बेहतर लगती है कि हाइब्रिड मॉडल है। अगरचे मेज़बानी हमारे पास है लेकिन मेज़बानी ना होने के यानी इवेंट में मैचेस ना होने इससे बेहतर है कि हाइब्रिड मॉडल को इख्तियार कर लिया जाए। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बात करेंगे सफ़र है शर्त के नए सिलसिले की।
तो जनाब, एक्सप्रेसो और एक्सप्रेस न्यूज़ माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हमेशा से पेश रहा है और बामे अर्ज़ की बाज़गश्त का सिलसिला भी गुज़िश्ता 3 साल से एक्सप्रेस से ऑन एयर होता है और एक्सप्रेसो भी इस हवाले से अनगिनत अपने सेगमेंट्स चला चुका है, सेशंस चला चुका है और इसी सिलसिले में एक्सप्रेसो टीम प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ आगाही मुहिम चलाने के लिए कराक्रम हाईवे पर बाइसिकल पर सफ़र कर रही है और आज खुशखबरी ये है कि वक़ार अहमद मलिक और साद शाहजेब कराक्रम हाईवे पर बाइसिकल पर सफ़र करते हुए गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में दाखिल हो गए हैं। वकार भाई, आज लोगों के चेहरे दमक रहे हैं, इस चमक दमक की क्या वजह है? हमारे जो चेहरे हैं वो वाकई दमक रहे हैं और हमारे चेहरों पे जो रोशनी है वो इस बात की खुशी की रोशनी है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में एंटर हो चुके हैं। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी खुशी होती है। ये एक इंतहाई अहम संगी मील है, एक इंतहाई अहम माइलस्टोन है इस हवाले से, क्योंकि जब हम मानसरा से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो एक बड़ी बात है कि हम वो बाइसाइकिल का सफ़र करते करते थकावट भी थी, चढ़ाइयाँ भी बहुत थी, कोहिस्तान में स्पेशली बहुत चैलेंजिंग है साइकिल चलाना, और उसके बाद ये तमाम करते हुए आज जबकि हम जीबी के गेटवे पे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, तो एक खुशी होती है। और उसके बाद ये जो इनफैक्ट गिलगित बल्तिस्तान में जब आप एंटर होते हैं तो वो सारी वाइब भी उसकी बिल्कुल डिफरेंट है। इवन इसकी ये जो टेरेन है इसमें साइकिल चलाना भी इतना मुश्किल नहीं है जितना पीछे था, क्योंकि आपको बहुत सारी चढ़ाइयों पे हमें समझिए कि 40% चढ़ाइयाँ जो हैं वो हमें पैदल चलनी पड़ी साइकिल के साथ। यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे जो बहुत ही सॉफ्ट यानी बहुत ही हल्का गियर है उसमें भी जो बाईसाइकिल है वो चलती रहती है। वहाँ पे इस तरह नहीं था, मतलब हल्के तरीन गियर में भी वहाँ पे हमें पैदल चलना पड़ता था। तो यहाँ पे जितनी भी टेरेन है अब यानी आप तो गिलगित और उससे ऑनवर्ड हुंजा में डेफिनेटली वहाँ पे चढ़ाई होगी, लेकिन उससे गिलगित तक तो अब बहुत ही मज़े का सफ़र होगा। और वैसे भी ये जो लैंडस्केप है ये बज़ात खुद आपको एक इंतहाई हैरत में डालती है। इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो ब्यूटी है वो बयान करने से मतलब मैं तो कासिर हूँ। यहाँ पे जो ख़ास किस्म की एक सॉफ्ट, एक बहुत ही खूबसूरत अच्छी हवा चलती रहती है। ख़ास एक बूटी है जो कि माउंटेन्स में हर जगह पे है, पूरी जीबी में है, उसकी भी महक होती है। ये तमाम चीज़ें, और सबसे जो बड़ी महक है वो नॉस्टैल्जिया की है। वो 26-27 साल लगातार जब आप आते रहते हैं तो आपकी यादें जो हैं वो हर जगह बिखरी पड़ी होती हैं। सैकड़ों जो टूर्स आप कर चुके हैं तो उसमें मतलब हर टूर में मुख्तलिफ लोगों के साथ फिर मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस, तो वो तमाम यादें जो हैं वो बज़ाते खुद इतनी खुशबूदार होती हैं, इतना अच्छी होती हैं कि उनका अपना एक मज़ा आता है। तो मतलब ये है कि ये जो आपने कहा है कि चेहरे की चमक, तो उसकी वजह यही है। ये चमक दमक की वजह अब मैं समझ गई हूँ आपके जवाब के बाद कि क्या है। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं वाकई बहुत मुश्किल सफ़र रहा है आपका। हम सिर्फ वही पार्ट दिखाते थे जहाँ एक जगह पर आप स्टे करके रुके हुए होते थे। जितनी मुश्किलात आपने इस सफ़र में देखी हैं, क्योंकि कराक्रम हाईवे पर बाइसिकल पर सफ़र करना बिल्कुल भी इट्स नॉट एन ईजी टास्क, तो आपने वो किया है क्योंकि कॉज आपका बड़ा पॉजिटिव है और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आप गिलगित खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। तो अब जबकि आप पहुंच गए हैं गिलगित बल्तिस्तान, तो यहाँ की तरह सिचुएशन बताएं कि यहाँ प्लास्टिक बैग्स और जो प्लास्टिक की बनी हुई दीगर अशिया हैं उनका ताफुन कम है या फिर सूरत हाल आप यहाँ पर भी मायूस को नहीं देख रहे हैं? जी, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हम क्योंकि अब गिलगित बल्तिस्तान में एंटर हो गए हैं, ये बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्लास्टिक बैग्स तो यहाँ पे भी हैं, शापर जो है वो यहाँ पे नज़र आते हैं। लेकिन जब आप वो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे यानी गिलगित की तरफ फिर गिलगित से ऑनवर्ड, तो इनकी तादाद में कमी होती चली जाएगी। और उसमें भी अगर हम रिसर्च करें तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा जो टूरिस्ट का फैलाया हुआ, सयाहों का फैलाया हुआ जो इस तरह का कचरा है वो ज़्यादा है, यानी उसमें जो कंट्रीब्यूशन सयाहों की है वो कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे गिलगित में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम किए हुए हैं और वो हम आपको बिल्कुल, क्योंकि हम ये पूरा सफ़र इख्तियार इसलिए किया है कि हमारी हुकूमतें जो हैं, यानी हमारी हुकूमतों से मुराद है कि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं या कौमी सतह पे हम ये बार बार ऐलान करते हैं कि हम जो शॉपिंग बैग है, प्लास्टिक बैग है, इस पर पाबंदी है, और ये हम अमूमी तौर पे सुनते रहते हैं और आज तक हमें इसको अमली कदम में ढलते नहीं देखा। यानी कहीं हमें ऐसा नहीं नज़र आया कि कोई इनमें कोई कमी आई हो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यानी इनके बनाने में कमी आई हो, इनके इस्तेमाल में कमी आई हो, और इनके इस्तेमाल में जो फयाजी है यानी जो आप कोई एक चीज़ लेते हैं तो तीन चीज़ें आपको उसमें डाल देते हैं। आप अगर चिप्स का पैकेट लेते हैं जो कि ऑलरेडी प्लास्टिक में है, वो भी आपको एक अदद शापर में डाल के दे देंगे, मतलब अंदाज़ा लगाइए। तो उस फयाजी में भी कहीं कमी नज़र नहीं आई। तो हम एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं, उसमें गिलगित है, उसमें हुंजा है, वहाँ पे कुछ इक़दाम ऐसे किए गए हैं
जो कि बहुत मौसर रहे हैं, और वो हम चाहेंगे कि जब हम गिलगित जाएं तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ NGOs हैं या मुख्तलिफ हुकूमती सतह पे जो जो इक़दाम किए गए हैं वो आपको बताएं, नाज़रीन को बताएं कि एक तरफ तो आगाही मुहिम ज़रूरी है, बट आगाही मुहिम जो कि हम अमूमी तौर पे चलाती रहते हैं, मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे हुकूमत जो है वो इस तरह के इक़दाम करती रहती है, लेकिन आगाही मुहिम काफ़ी नहीं है। आगाही मुहिम के साथ साथ कुछ और इक़दाम भी काफ़ी हैं। जो लोग इस बिज़नेस से मुतल्लिक हैं उनके वाले से क्या इक़दाम किए जाने चाहिए। ये ऐसा पूरा मॉडल है, जब तक ये पूरा काम नहीं करेगा हमें इससे जान छुटती नज़र नहीं आती। और ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं, आप इमेजिन कीजिए कि एक चीज़ है उसकी 200-300 साल उम्र है और पता नहीं, और पाकिस्तान में सिर्फ तस्वुर कीजिए ना कि डेली बेसिस पे कितना ये हो रहा है। इसने कंज्यूम तो होना नहीं है, इसने तो कंज्यूम होना है सैकड़ों साल के बाद, और वो भी कंज्यूम नहीं होना, ये भी एक गलतफहमी है। उसने प्लास्टिक के टाइनी छोटे पार्टिकल्स में उसमें तब्दील हो जाना है, और वो जो उस लेवल की हयात है उसको भी उसने उतना ही डैमेज करना है, नुकसान देना है। तो इसकी वजह से आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका एक शॉपिंग बैग जो आपने इस्तेमाल कर लिया या प्लास्टिक की एक बॉटल इस्तेमाल कर ली, तो आप तो चले गए दुनिया से। आप जो मौत है उसको जो बांटने का सिलसिला है उसका एक हिस्सा बन गया है, वो जो कॉज एंड इफेक्ट की चेन है उसका आप हिस्सा बन गए, और आप तो चले गए लेकिन आपकी फैलाई हुई मौत जो है। ये मनाजर आप देख सकते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रात गए डी चौक और जिन्नाह एवेन्यू का दौरा। ये उसके मनाजर आप देख सकते हैं। तमाम तर जो तफसीलात हैं, जो अपडेट्स हैं, उसके बारे में आगाह कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। उनकी जानिब से ये कहा गया ऐसे मौके पर कि अली अमीन गंडापुर दूसरी दफ़ा भागे हैं। जो भागने के मनाजिर हैं अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कहा गया वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ रात गए डी चौक और जिन्नाह एवेन्यू का दौरा करते रहे, और तमाम तर जो सूरत हाल थी, जो मनाजिर वहाँ पर देखे गए, उस बारे में अपडेट भी करते रहे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ये क्या सियासत है? हाँ की सियासत है कि आप इंतशार फैलाएं, आप तोड़ फोड़ करें और उसके बाद आप फरार हो जाएं, भाग जाएं मौके से। इतनी बहादुरी थी, और जो बड़के मार रहे थे फाइनल कॉल रिहार लीडर को करना था, अपने लोग गिरफ्तार करके तो यहाँ से भाग गए। तो जब बंदा घर से निकलता है ना तैयार करके कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैंने इसको अचीव करना है, तो फिर मौके से नहीं भागते हैं, फिर लड़ते मरते हैं, मौके भी फना हो जाते हैं। मगर इस तरह जो है वो बुज़दिली से। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। इंसान अपनी मेहनत और लगन से बड़े बड़े ख्वाब देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। कोई भी मकसद आसान नहीं होता और ना ही नामुमकिन होता है। जी हाँ, आज जो हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वो अपने आप में एक मिसाल हैं, जिन्होंने माजूरी के बावजूद अपना एक मुश्किल हदफ बनाया है, बल्कि उसे हासिल करने के लिए अपनी अहलियत भी साबित कर चुके हैं। एक टांग से महरूम मोहम्मद नदीम जो हाई जंप एथलीट हैं। मोहम्मद नदीम पहले कबड्डी प्लेयर थे, मगर एक हादसे की वजह से टांग से महरूम हो गए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनकी हिम्मत जो है वो दाद के काबिल है जनाब। उन्होंने हौसला नहीं हारा और माजूरी के बाद भी एथलीट बन गए और भरपूर प्रैक्टिस से हाई जंप में कमाल महारत हासिल कर ली है। और हमारी स्क्रीन्स पर आप उनकी ट्रेनिंग के मनाजिर भी देख रहे होंगे। और जो मोहम्मद नदीम है मुस्तकबिल में पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब देखते हैं। स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बिल्कुल नदीम, बहुत शुक्रिया मुझे के लिए। एक्सप्रेसो में आप जैसे हीरोज़ को हम मदऊ करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो उनकी काविशें हैं उनको ज़रा सुर्खी दी जाए, उनको लोगों के सामने रखा जाए। पहले तो ये बताएं आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम और मेरा ताल्लुक बुरेवाला से है। तो पहले मैं अपने गांव में कबड्डी करता था, तो उसके दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरा ये टांग का इशू बन गया। तो टांग कटने के बाद जब मैं चारपाई पे लेटा हूँ तो मैंने एक ना यूरोप के ममालिक में एक लड़का हाई जंप कर रहा है, तो मैंने जब उसकी वीडियो देखी ना तो मैंने उधर उसकी वीडियो देख के मोटिवेशन हासिल की। मैंने कहा अगर वो कर सकता है तो इंशाल्लाह एक दिन मैं भी करूँगा। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं पंजाब स्टेडियम में रोज़ाना सुबह शाम अपनी गेम करता हूँ। तो जो उधर पैरा ओलंपिक में इस दफ़ा आपने देखा होगा 2024 में पैरा ओलंपिक हुई है, उसमें जो उस लड़के ने रिकॉर्ड किया है 177 किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 160 कर रहा हूँ। जबरदस्त। तो अब मेरी जो है फेडरेशन पैरा ओलंपिक की है, तो मेरा उनसे रब्ता हुआ है, तो वो कह रहे कि 2026 में
एशियन पैरा ओलंपिक आ रही है तो उसमें आपको मौका मिलेगा। जी इंशाल्लाह, सर। जबरदस्त। और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह आपका हौसला बुलंद है, आप गोल्ड मेडल ही आएंगे, नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान का। अच्छा, ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे कि क्या हुआ था और किस तरीके से आपको इतना भारी नुकसान हो गया? एक्सीडेंट हादसा भी बाइक पे हुआ था ना, तो घुटना उतर गया, जिसकी वजह से तो घर वालों ने उठाया, मुझे एमरजेंसी चले गए। तो बस उन्होंने केयर नहीं की, ज़्यादा इशू नहीं था, नॉर्मल घुटना उतरा था। तो बस तो फिर तकरीबन 10-15 दिन बाद वो कह रहे अब इसकी टांग काटनी पड़ेगी। तो फिर इधर लाहौर ले आए तो उन्होंने टांग काट दी। तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो उसके बाद जब मैं चारपाई पे लेट गया हूँ तो मैंने वो ना वीडियोस देखी लड़के की, तो मैंने उधर से मोटिवेशन हासिल की। मैंने सोचा अगर वो कर सकता वो है, टर्निंग पॉइंट था आपके, आप कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी का। तो अगर मैंने सोचा वो कर सकता है तो इंशाल्लाह एक दिन मैं भी करूँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपनी सुबह शाम ट्रेनिंग करता हूँ। बिल्कुल। और देखते हैं सोशल मीडिया का सारा इस्तेमाल गलत नहीं है, कुछ अच्छी मिसालें भी हैं। आपकी मिसाल भी उससे है कि मोटिवेशन आपको मिली और आप बिस्तर से फिर उठ गए और आपने कमर कस ली और आपने सोचा कि आप करके दिखाएंगे। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं आप? अमूमन ऐसा होता है कि हम अपने सारे एथलीट से पूछते हैं कि आप उनका ट्रेनिंग रिजीम क्या है, खाते पीते क्या है। तो ये हाई जंप के लिए तो आपको बड़ा लाइट सा होना पड़ता है, तो क्या खाते पीते हैं? खुराक भाई मेरी नॉर्मल है, बस रोटी खाता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा। तो गेम से पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि कबड्डी पहले करता था ना, मुझे पता है सब कैसे। जी। तो पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वार्म अप करता हूँ, तो फिर उसके बाद अपनी गेम शुरू कर देता हूँ। जी भाई, ये सुबह शाम मैं करता हूँ। इधर पंजाब स्टेडियम आता है इधर कर्मा चौक के पास। जी, उधर सुबह शाम मैं अपनी गेम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इशू ये आता है कि अभी मैं एक साल डेढ़ हो गया मुझे ट्रेनिंग करते, लेकिन अभी तक मुझे कोई मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। तो अभी तक आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया? अभी तक किसी ने नहीं राब्ता किया। जी। अच्छा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। आपने लेकिन दिल बर्दाश्त नहीं होना। हमारे पास जो भी एथलीट आता है उसका पहला शिकवा ये होता है कि स्पॉन्सर्स की सपोर्ट नहीं होती, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने तहत वो काम अपना जारी रखते हैं। और हमने देखा उनमें से बहुत सारे जो हैं वो गोल्ड मेडल्स जीत कर जब वापस आते हैं तो फिर उनको उस तरीके से पज़िराई मिलती है, वो वाला वेलकम मिलता है। जिस तरह से आपने बताया कि पहले आप कबड्डी खेलते थे, अब हाई जंप है, दोनों में गेम्स में तो बड़ा अच्छा खासा फ़र्क है। उसमें आपको बड़ा रफ एंड टफ होना पड़ता है और इसमें आपको, जैसे अली ने कहा, कि बड़ा लाइट सा आपको रहना पड़ता है। तो कितना ज़्यादा फ़र्क है और कितना टाइम आपको लगा एडजस्ट करने में कि अब आप उस चीज़ को छोड़कर इसमें आ गए, और कितनी ज़्यादा मुश्किलात आपको पेश आई? अभी जब दोनों टांगे थी तब कबड्डी करता था, तो टांग कटने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल, वो मैंने वीडियो देखी ना, तो मैंने सोचा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुश्किलात बहुत आई। जब मैंने नई शुरू की तो मेरे इंजरी बहुत ज़्यादा होती थी, तो कभी कभार दिल करता था कि छोड़ दूँ। लेकिन मैंने सोचा, अगर मैंने ये सोचा है ना कि मैंने करना है, या तो पहले आप सोचें ना, अगर आपने सोच लिया ना कि करना है तो फिर करना है। तो हमारे माशरे में देखें, वो ना हौसला अफजाई नहीं करते। अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, तो उसको हार्ड भी ना करें। मैं गेम करता हूँ, मुझे 100 लोग डराने वाले होते हैं, और बस छੱਡ दे यार, तेरी एक लातू करके की करना है। अगर आप किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते, बात आपने की, तो आप किसी को हार्ड भी ना करें। ये मैंने खुद सोचा ना कि मैंने करना है, तो बस मैंने करना है, जो मर्जी हो जाए। इंशाल्लाह अगर रही जिंदगी, अगर मुझे मौका मिला, तो एक दिन पैरा ओलंपिक में से अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह आप जरूर लाएंगे। और यही लोग कहेंगे कि आप उनके साथ एक सेल्फी बना लें प्लीज, या उन्हें ऑटोग्राफ दे दें, सही होगा। हौसला शिकनी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अच्छे अल्फाज नहीं है, किसी को अच्छे अल्फाज से नवाजना आपको नहीं आता, तो आप उसको ऐसे अल्फाज भी ना दे कि सारी उम्र वो बैठ कर सोचता रहे। बिल्कुल ऐसे। तो आपको कम से कम जो है ना खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, कुछ भी ना कहें भाई। अच्छा, ये बताएं, एक चीज़ जो एक सवाल मुझे तंग कर रहा है वो ये है कि आपने कहा कि लापरवाही बरती गई आपके साथ जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो उसके हवाले से बताएं क्या लापरवाही थी वो? लापरवाही यही कि नॉर्मल इशू है, घुटना उतरा है। मैं सोचता हूँ अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो किसी और के साथ भी वो करेंगे। नॉर्मल इशू घुटना उतरा है, तो आप अच्छे से चेक तो करें ना। होना क्या चाहिए था इसके लिए? एमरजेंसी चला गया हूँ, डॉक्टरों ने मेरे घुटने को ना ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं जानवर हूँ। अच्छे से उन्होंने चेक ही नहीं किया। ये बुरे वाला सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया। तो ये लापरवाही की वजह से ये इशू बना है।
ओके चलें, लेकिन आपने हिम्मत हौसला तो नहीं हारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख ज़बरदस्त शुक्र बात है। अच्छा, ये भी बताएं कि आपको ये सारा जो आपका जर्नी था बड़ा मुश्किल है, आपने जिस तरह से बताया कि कितना बड़ा लॉस हो गया, फिर उसके बाद आपने एक नया ख्वाब देखा, फिर उसकी ताबीर के लिए चलने के लिए, तो फैमिली की जो सपोर्ट है वो आपको कितनी हासिल रही? क्या घर वालों ने सबने सपोर्ट किया, या शुरू में डरे तो होंगे कि मतलब ऑलरेडी तुम्हें ये हो गया मसला तो प्लीज़ अब ना करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे या तुम्हें तकलीफ़ ना पहुँचे? शुरू से घर वाले तो डर रहे थे कि यार बच्चे तेरी एक टांगे तो मुश्किल होगा। तो मैंने जब उनको करके दिखाया तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे इंटरव्यूज़ भी काफ़ी होते हैं, रोज़ाना कभी ना होते रहते हैं इधर पंजाब स्टेडियम। तो लोग जाके ना मेरे अम्मी अब्बू को बताते हैं कि आपका लड़का ऐसे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, तो माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। माँ बाप कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा लड़का ये कर पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये माँ बाप की दुआओं से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह तो मैं आप स्कोप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? कितने अफराद हैं जो डिफरेंटली एबल हैं और इस तरफ गामजन हो रहे हैं, या बहुत से अफराद आपको लगता है कि मायूस होकर घरों में बैठ जाते हैं? वही ना, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन आपने उनका सामना करना है ना। आपने हिम्मत हार के घर नहीं बैठ जाना कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में, बाकी यूरोप के ममालिक में लड़के हैं जो एक टांग पे गेम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में मैं एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ जी, और कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा, आगे आप कोई, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह से आपकी तरह कुछ डिफरेंटली एबल हैं, उन्हें नुकसान हुआ है और उसके बाद वो हिम्मत हार गए हैं, कोई पैगाम उन्हें देना चाहेंगे कि रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन आपकी जो हिम्मत है वो बड़ी ज़बरदस्त है, अगर तो हिम्मत आप कुछ कहेंगे उनके लिए? जी हिम्मत करें तो क्या नहीं हो सकता। तो मैंने आपसे पहले ही भी बात की कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन आपने हिम्मत हार के घर नहीं बैठ जाना कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कुछ करेंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे, वरना लोग तो आपसे आपको पूछेंगे भी नहीं जब आप किसी काम के नहीं हो। अच्छा, ये आखिरी सवाल कि हाई जंप को सिलेक्ट क्यों किया? और भी तो थे, सिर्फ ये कि आपने वीडियो में देखा हाई जंप को, या फिर आपने एक्सप्लोर की अपनी ऑप्शंस के और भी काम हो सकते हैं? तो हाई जंप मैंने क्यों, ये ना मैंने सोचा आसान काम तो हर बंदा ही कर लेता है, कोई मुश्किल करके दिखाऊं ना। पाकिस्तान की टीम है क्रिकेट की, वो व्हील चेयर पे करते हैं, वो तो हर बंदा ही कर रहा है। तो मैंने सोचा आसान काम तो हर बंदा ही कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसा करूं जो पाकिस्तान में किसी ने ना किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कर रहा हूँ। सही है जी, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम, आप हमारे साथ मौजूद थे जी। हम आपको गुड लक करेंगे आपके फ्यूचर के लिए, और आपकी जिस तरह से हिम्मत और वो हौसला उसकी दाद देते हैं जी। हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। मधुबाला की बात करते हैं। मधुबाला नामी हथनी को कंटेनर में सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया है। कराची की बात कर रहे हैं जहां कराची ज़ू में पहले ये थी, अब वहां तन्हाई का शिकार हो गई थी। इनकी साथी के साथ जो वाक़या पेश आया था, उसके बाद इन्हें दूसरी जानिब सफारी पार्क भेजा जा रहा है ताकि इनको थोड़ी सी कंपनी मिल सके और सोनू और मलिका के साथ ये सफारी पार्क में इनको रखा जा सके, जहाँ खसूसी इंक्लोजर और स्विमिंग पूल भी बनाया गया है ताकि उसमें ये अपना वक्त गुजार सकें। मधुबाला को सोनू और मलिका के साथ सफारी पार्क में रखा जाएगा। नूरजहां के इंतकाल के बाद मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने का ये फैसला किया गया है। जैसे लाहौर ज़ू एक बहुत ही खुशगवार एक एक्सपीरियंस होता है और बड़ा अच्छा ज़ू है जहाँ पर जाकर आप अपने बच्चों के साथ महसूस हो सकते हैं, वहाँ कराची का भी एक ख़ास ज़ू है, कराची ज़ू, जिसमें मधुबाला और उसके साथ जो दीगर हाथी थे ये इसकी हाईलाइट थी और सफारी पार्क उनको मुंतकिल किया जा रहा है। सफारी पार्क भी अच्छा है कराची में, ये दोनों ऐसे मकामात है जहाँ पर जाकर आप जानवरों को देख सकते हैं। डिटेल्स जान लेते हैं। इस वक्त दुआ जो है हमारी नुमाइंदा कराची दुआ अब्बास इस वक्त सफारी पार्क में मौजूद हैं। दुआ से जान लेते हैं। दुआ जरा बताइएगा कि सोनू और मलिका से मिलकर मधुबाला कितनी ज्यादा खुश हुई और इस वक्त जो मनाजिर हैं आप क्या देख रही हैं? मैं इस वक्त सफारी पार्क में मौजूद हूँ और मेरे पीछे कराची की मशहूर हथनी मधुबाला है, जिनको कल ही जो है वो कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था और यहाँ पे ये अपने नए घर में वो काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं क्योंकि इनका ये नया घर जो है वो काफ़ी खुला और हवादार है। और यहाँ पे ये अपने जो टायर हैं वो भी लेके आई हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे छोटा बच्चा हर जगह जाके अपने खिलौने जो है वो साथ लेके जाता है। तो दरअसल 2 साल कबल जब हथनी नूरजहां जो है वो ब्लड पैरासाइट
एपेंडिसाइटिक इन्फेक्शन का जो है वो शिकार हुई और उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद 4 पॉस की जो टीम थी उन्होंने मधुबाला का जो है वो तिब्बी मुआयना किया। उन्होंने ये तजवीज़ दी कि क्योंकि वो जगह जो है वो काफ़ी छोटी है, इसलिए वो गैर मौजू है मधुबाला के रहने के लिए और इससे इनकी सेहत पर जो है वो मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि चिड़ियाघर के इलाके के अतराफ़ में वो ट्रैफिक है, गर्द गुबार है, काफ़ी शोर है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसलिए जो है गुज़िश्ता रोज़ इसको जो है वो खुसूसी कंटेनर तैयार किया गया था और कुछ कंटेनर की मदद से जो है वो सफारी पार्क मुंतकिल किया गया है। कुछ दिनों से जो है वो मधुबाला की ट्रेनिंग भी की गई, इनको तरबियत दी गई कि खुसूसी कंटेनर में कैसे चढ़ा जाता है, कैसे उतरा जाता है। जिसके बाद जो है गुज़िश्ता रोज़ जब इन्हें मुंतकिल करना था तो 4 पॉस की जो टीम थी उन्होंने ये मधुबाला को जो है खुसूसी कंटेनर में मुंतकिल किया और मुंतकिल करने के बाद जो है पहले तो कहा जा रहा था कि इनको बेहोश किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है तिब्बी जो माहिरीन है उन्होंने ये तयन किया कि इनको जो है वो नीम बेहोशी की हालत में मुंतकिल किया जाएगा। जिसके बाद जो है कंटेनर में इनको मुंतकिल करने के बाद कंटेनर को पैक कर दिया और क्रेन की मदद से इस कंटेनर को जो है वो ट्रॉलर पर मुंतकिल किया गया और फिर जो है लियारी एक्सप्रेस वे से सोहराब गोट और फिर सोहराब गोट से अब्बुल हसन असफ़हानी रोड से ये ज़रिए जो है इन्हें सफारी पार्क मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे इनकी 2 दोस्तें भी मौजूद हैं यहाँ पे पहले से। अब ये बिल्कुल भी अकेले नहीं रहने वाली, यहाँ पे अपने 2 दोस्तों के साथ बहुत खेलने वाली हैं। अभी तो इनको अलग रखा हुआ है क्योंकि आज पहला दिन है, लेकिन अब जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से कहा गया है कि अकेलापन नहीं महसूस करेंगी। यहाँ पर जो है ये खुला मैदान भी मौजूद है, जिसके बाद इन्हें इनके जो 2 दोस्त हैं मलका और सोनिया उनके साथ खूब इंजॉयमेंट का मौका दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है बताया जाए कि 15 साल जो है ये कराची ज़ू में रहीं, जिसके बाद जो है 15 साल बाद जो है इन्हें मुंतकिल किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जब इनकी खातिर तवाज़ो हो रही है, आज सुबह भी इनको नहलाया गया है और यहाँ पे ये काफ़ी बेहतर महसूस कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया कि किस तरह अब मधुबाला एंजॉय कर रही हैं और देखकर हमें भी खुशी हो रही है कि 15 साल जो लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरती रही, आज वो भी खुश हैं, उनके पास कंपनी मौजूद है। जी हाँ, एक और अपडेट है, जाते जाते वो भी शामिल करेंगे। इसराइल ने लेबनान के साथ जंगबंदी के मुआहदे पर इतफाक कर लिया है जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। जंगबंदी का इतलाक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से हो गया है और दोनों फरीकैन ने अमरीका और फ्रांस के जंगबंदी मुआहदे को कबूल कर लिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि जंगबंदी से तशद्दुद को मुस्तकिल रोकने में मदद मिलेगी और इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की थी। जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली फ़ौज जनूबी लेबनान से निकल जाएगी और लेबनानी फ़ौज इलाके में तैनात की जाएगी। हिजबुल्लाह इसराइली सरहद के साथ अपनी जंगी सरगर्मियाँ बंद कर देगा। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना है कि लेबनानी फ़ौज के 5000 एहलकार तैनाती के लिए तैयार हैं। इसराइली टीवी के मुताबिक ये मुआहदा इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सरबराही में इसराइली सलामती काबीना के इजलास के बाद सामने आया है, जिसमें जंगबंदी के मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया था। डेमोक्रेट्स की जानिब से अब जो उनके सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने ये फैसला किया है। चलें, देर आए दुरुस्त आए। देखना ये है कि जो ट्रंप इंतजामिया आ रही हैं, 20 जनवरी को ट्रंप ने जो अपने ओहदे का हल्फ लेना है, उसके बाद वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।